कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। बाहर है इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। जो तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी को जो समर्थन दिया है उसका स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार पर जो आपने हमला किया है उसको जारी रखिए और इस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का काम करिए। इसके लिए इस देश की जनता ने दिया है। 1971 में इस देश में एक चुनाव हुआ था और उस देश में कांग्रेस पार्टी का नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। जनता ने भरोसा कर लिया, जनता ने इन पर भरोसा किया। 1971 में इनको पूर्ण बहुमत से सरकार दिया, लेकिन 3 साल के बाद 1974 में इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, क्योंकि इन्होंने जनता से किए गए वादे को नहीं निभाया। और जब इनको लगा 1974 में जन आंदोलन जब चरम पर पहुंचा, और जब चरम पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया। हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मुझको याद है, मैंने देखा है, आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल लागू होने के बाद क्या हुआ? सारे संवैधानिक और देश की जनता का जो फंडामेंटल राइट था वह राइट बंद कर दिया गया। किसी को बोलने का हक नहीं था, किसी को चिल्लाने का हक नहीं था, किसी को कुछ भी एक शब्द बोलने का, प्रेस की आजादी पर लगा दिया गया। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मैं भी रहा हूं, जेल में उठा के बंद कर दिया गया। और सभापति महोदय आज जब आ रहे थे, जब इस सदन का जब पहला दिन का सत्र था तो संविधान का किताब लेके कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे थे। आज भी नेता विपक्ष बोल रहे थे संविधान की जय हो। अरे जिस व्यक्ति ने और जिस पार्टी ने इस देश के संविधान का धज्जी उड़ाया हो, जिस
जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को चकनाचूर किया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को कलंकित किया हो, उसको संविधान लेके सदन में आने का क्या हक है और संविधान की बात करने का क्या हक है? उनको कोई हक नहीं है संविधान के बारे में चर्चा करने का। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को समाप्त करने का काम किया है। पूरा इमरजेंसी इसका गवाह, पूरा इमरजेंसी इसका गवाह है। किसी को कोई साहस नहीं था, कहीं नहीं। और ये सत्य है, ये सत्य है। और सत्य सुनने की आदत डालिए, सत्य जानिए, सच्चाई। ये देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपातकाल कलंकित करने का वाला काला अध्याय के रूप में संविधान में लिखा जाएगा। ये बात है, ये बात है। आप बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत चर्चा कर। आप मत बोलिए ना, आप भी, आपका पार्टी का नेता भी वही थी, इमरजेंसी के समर्थन में थी। ममता बनर्जी भी उसमें कांग्रेस पार्टी में थे और इमरजेंसी का समर्थन कर रही थी। आप मत बोलिए सौगत राय साहब, हम लोग भुगते हैं, हम लोग ने पीड़ा सही है, हम लोग को दर्द मालूम है। इसलिए आप भी चले जाइए, 2-4 बार बन जाइएगा बंगाल में, चिंता मत करिए। अभी तो खाली कानून का किताब लेके खड़ा हो जा रहा है, इसलिए खाली टिकट आपको देके लोकसभा का मेंबर बना दिया जा रहा है। तो इसलिए खाली संविधान पढ़ते रहिए, संविधान दिखाते रहिए। संविधान से कोई लेना देना आप लोग का है नहीं। खैर, समाजवादी पार्टी और डीएमके पार्टी को संविधान लेके सदन में आने का हक है, इसलिए कि मुझको याद है कि जब इमरजेंसी लागू हुआ तमिलनाडु में श्री करुणानिधि साहब के नेतृत्व में सरकार थी और इस कांग्रेस पार्टी ने करुणानिधि के सरकार को बर्खास्त कर दिया और सबको उठा के जेल में बंद कर देने का काम किया। लेकिन आज डीएमके के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को की मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ संविधान का लेके चले, लेकिन घूमिए, साथ रहिए जरूर, लेकिन संविधान को ध्वस्त करने वाले पार्टी का समर्थन मत कीजिए। यह हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बात, अरे जदयू का बात काहे के लिए करेंगे, देश का बात कर रहे हैं। तो आपका नेता तो भाषण कर रहा था, मंच वाला पॉलिटिकल भाषण कर रहा था, जैसे लगता है कि पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हो। आप वही चाह रहे हो। इस देश में जॉर्ज फर्नांडिस एक नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसा नेता था जिसकी देशभक्ति रोम रोम में भरी हुई थी। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को कितना कलंकित करने का काम, प्रताड़ित करने का काम और अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया। और ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है हम लोग। तो इसलिए संविधान की बात तो मत करिए। और खास करके नेता विरोधी दल का परिवार को कौन संविधान की बात करने का हक है? नेता विरोधी दल का परिवार संविधान विरोधी है। काला अध्याय में आपके परिवार का इतिहास लिखा जाएगा, इस देश के इतिहास। इसलिए आप वो करिए। चुनाव आयोग को और ईवीएम मशीन को चुनौती देने के लिए, और अगर ईवीएम खराब है तो सौगत राय जी, ममता दीदी का सरकार बंगाल में कैसे बन गया? हिमाचल में आपकी सरकार कैसे बन गई? कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन गई? तेलंगाना में आपकी सरकार कैसे बन गई? अगर ईवीएम खराब है तो जब आपको मिल जाए तो बड़ा आनंद में, और जब हारने का बारी आए तो ऐसा शो करिए कि जैसे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, बेईमानी से कोई जीत रहा है। अरे देश की जनता कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। बैलेट पेपर जब चुनाव होता था हम लोगों ने देखा, बैलेट पेपर से जो चुनाव होता है हम लोगों ने देखा, एक बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर निकलता था, थाक का थाक।
जिस पर कोई वोटर का दस्तखत नहीं, कुछ नहीं, और उसी की गिनती होती थी और यही प्रक्रिया आप चलाते रहे और सत्ता का आनंद लेते रहे, देश के संविधान का धज्जी उड़ाते रहे। वही आज भी चाहते हैं, वही आज भी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है। आपको बता दिए हैं, आपका वही चरित्र है। अभी उनके साथ घूमिए, नेताजी की आत्मा ऊपर से रो रही होगी। अरे नेताजी की आत्मा रो रही होगी। 11वें स्थान पर था, आज अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है और मोदी जी का संकल्प है कि 5 वर्षों में 3रे स्थान पर पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गरीबों के प्रति संकल्प है, 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त अनाज दे ही रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भी आज जो उन्होंने दिया है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने किसानों को दिया है। और इस कार्यकाल की शुरुआत के साथ भी प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपया जारी करके लोगों को घरों तक, लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम किया है। पहला फैसला मोदी जी की सरकार ने किया कि 3 करोड़ लोगों को घरों का निर्माण कराया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये संकल्प शक्ति का प्रतीक है। और मोदी जी ने जो इस देश की जनता को जो वादा किया है, उस वादा को पूरा करने के प्रति उनका जो संकल्प है, उस संकल्प को दृढ़ शिक्षा शक्ति को दर्शाता है। और इसलिए हम राम महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी को संविधान विरोधी। इनको याद है 1984 में जो यहाँ दंगा हुआ था, दिल्ली में दंगा हुआ था, हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने सड़क पर घूम के सिखों की हत्या करने का काम किया था। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं। इनको कोई हक नहीं है। जनता ने इन पर भरोसा किया, 1971 में इनको पूर्ण बहुमत से सरकार दिया, लेकिन 3 साल के बाद 1974 में इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, क्योंकि इन्होंने जनता से किए गए वादे को नहीं निभाया। और जब इनको लगा 1974 में जन आंदोलन जब चरम पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया। हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मुझको याद है, मैंने देखा है, आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल लागू होने के बाद क्या हुआ? सारे संवैधानिक और देश की जनता का जो फंडामेंटल राइट था, वह राइट बंद कर दिया गया। किसी को बोलने का हक नहीं था, किसी को चिल्लाने का हक नहीं था, किसी को कुछ भी एक शब्द बोलने का, प्रेस की आजादी पर लगा दिया गया। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मैं भी रहा हूं, जेल में उठा के बंद कर दिया गया। और सभापति महोदय आज जब आ रहे थे, जब इस सदन का जब पहला दिन का सत्र था, तो संविधान का किताब लेके कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे थे। आज भी नेता विपक्ष बोल रहे थे संविधान की जय हो। अरे जिस व्यक्ति ने और जिस पार्टी ने इस देश के संविधान का धज्जी उड़ाया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को चकनाचूर किया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को कलंकित किया हो, उसको संविधान लेके सदन में आने का क्या हक है और संविधान की बात करने का क्या हक है? उनको कोई हक नहीं है।
संविधान के बारे में चर्चा करने का। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को समाप्त करने का काम किया है। पूरा इमरजेंसी इसका गवाह, पूरा इमरजेंसी इसका गवाह है। किसी को कोई साहस नहीं था, कहीं नहीं। और ये सत्य है, ये सत्य है। और सत्य सुनने की आदत डालिए, सत्य जानिए, सच्चाई। ये देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपातकाल कलंकित करने का वाला काला अध्याय के रूप में संविधान में लिखा जाएगा। ये बात है, ये बात है। आप बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत चर्चा कर। आप मत बोलिए ना, आप भी, आपका पार्टी का नेता भी वही थी, इमरजेंसी के समर्थन में थी। ममता बनर्जी भी उसमें कांग्रेस पार्टी में थी और इमरजेंसी का समर्थन कर रही थी। आप मत बोलिए सौगत राय साहब, हम लोग भुगते हैं, हम लोग ने पीड़ा सही है, हम लोग को दर्द मालूम है। अरे सब बता रहे हैं, आपको बता दिया, आपको बता दिए हैं, आपका वही चरित्र है। अभी उनके साथ घूमिए, नेताजी की आत्मा ऊपर से रो रही होगी। अरे नेताजी की आत्मा रो रही होगी। अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से, ये मंदिर से कहां उसका मतलब है। कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं।